हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे 28 अगस्त के उत्तराखंड राज्य के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, और जो पिछले 2 दिनों के करंट अफेयर हैं उनका भी हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। नेटवर्क का एक इश्यू चल रहा था, अपलोडिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी। स्लाइड्स तो बनी हुई थी, अपलोडिंग जो है यूट्यूब से नहीं हो पा रही थी दोस्तों, इसीलिए वीडियोज़ जो हैं वो 1-2 दिन से नहीं आ पा रही थी। तो आज हम इस पे जितने भी महत्वपूर्ण बने हैं उन सभी का डिस्कशन हम आज करेंगे दोस्तों। इंक्लूडेड 26-27 सभी कुछ इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी बात है फिर। उत्तराखंड ट्रांसजेंडर समुदाय ने पैतृक कृषि भूमि में अपना हक मांगा है। शराब की पूरी प्रक्रिया को जो है ऑनलाइन कराने की तैयारी है सरकार की, और एक जनपद एक उत्पाद योजना के बारे में भी हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पुराने करंट अफेयर्स की बात कीजिए तो मेजर दुर्गा मल्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। टिहरी में जो भूकंप के झटके आए उसके बाद उत्तराखंड में भूकंप के बारे में थोड़ा बहुत हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। और आईआईएमसी जो है उत्तराखंड में खोलने की मांग की जा रही है, तो एक इशू है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, और उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। और इससे पहले पूछा हुआ क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में चमगादड़ों की नई प्रजातियों की खोज में किस संस्थान की भूमिका नहीं थी। तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से दोस्तों किसी एक संस्थान की भूमिका उत्तराखंड में चमगादड़ों की नई प्रजातियों को खोजने में नहीं रही होगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था दोस्तों। इसका सही जवाब था ICMR दिल्ली, क्योंकि नेचर साइंस इनिशिएटिव देहरादून, IIS बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जेनेवा, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड में चमगादड़ों की प्रजातियां ढूंढने में रही थी, जिसमें से 9 ऐसी प्रजातियां थी जिनको वर्ल्ड वाइड पहली बार देखा गया था दोस्तों, और कुल 32 ऐसी प्रजातियों की खोज हुई थी जो उत्तराखंड में थी, इससे पहले नहीं देखी गई थी। और ICMR दिल्ली का इसमें कोई भी रोल नहीं था, तो ये हमारा सही जवाब था। चलिए करंट अफेयर शुरू करें। तो उत्तराखंड में टिहरी के अंदर भूकंप के जो है वो हल्के हल्के झटके मंगलवार की शाम को महसूस किए गए थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की, और ये भी कहा कि जानमाल की कोई भी नुकसान की सूचना नहीं है। लगभग 3.7 या 3.5 के अप्रॉक्स कुछ ये भूकंप की तीव्रता थी, महत्वपूर्ण नहीं है। बात की जाए जो आपके यूके SSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, वो है नैनीताल में आए भूस्खलनों के बारे में। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, नैनीताल में लैंडस्लाइड, जो मेजर लैंडस्लाइड आए थे वो 1867, 1880, 1893, 1898, 1924, 1989 और 1998 में आए थे। और 1880 का जो भूकंप था इसमें लगभग 151 लोगों की मौत हुई थी, और उसके साथ में 1898 का जो भूस्खलन था दोस्तों उसमें 28 लोगों की मौत हुई थी। ये दो बड़े लैंडस्लाइड जो थे वो नैनीताल में देखने के लिए मिले थे दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो अर्थक्वेक भी 1877, 1889 और 1934 में यहाँ देखने के लिए मिले हैं दोस्तों। उसके बाद काफ़ी चीज़ें यहाँ की गई थी, अलग अलग कमीशंस बनाए गए थे जिसने उत्तराखंड के अंदर, नैनीताल के अंदर खासकर आपदा के ऊपर काम किया है दोस्तों। बात की जाए उत्तराखंड में भूकंप के जोन की दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड को जोन 5 और जोन 4 इसमें डिवाइड किया गया है दोस्तों। जोन 5 की बात की जाए तो आपको पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग पूरे जोन में दिखते हैं, और साथ में उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी का कुछ क्षेत्र भी आपको जोन 5 में देखने के लिए मिलता है। मेजरली बात की जाए जोन 4 की तो हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो लगभग उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, उसके साथ में हरिद्वार है, आपका देहरादून है, इनके मेजर पार्ट्स जोन 4 में आते हैं। इसी तरीके से उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, इनके बड़े पार्ट जो हैं वो किस में आते हैं, जोन 4 के अंदर ही आते हैं दोस्तों। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बात की जाए आज़ाद हिंद फौज की दोस्तों, तो आज़ाद हिंद फौज में जो पहले गोरखा सेनानी थे दुर्गा मल्ल, तो उनको उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। 1942 में मेजर दुर्गा मल्ल जो है वो सेना में भर्ती हुए थे दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में वो भर्ती हुए थे, और 2020 में अभी इनका 76वां बलिदान दिवस मनाया गया दोस्तों। बात की जाए राज्य नेपाली भाषा समिति की, तो इन्होंने इसका आयोजन किया था दोस्तों, और यह जो है ये दुर्गामल्ल पार्क में अंदर, गढ़ी कैंट के अंदर आयोजित किया गया था। इनको जौनसार भाबर में वीर केसरी के नाम से जाना जाता है। शहीद दुर्गामल्ल को जौनसार भाबर में वीर केसरी के नाम से
जाना जाता है और अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया था, फांसी पर चढ़ा दिया था दोस्तों। तो शहीद दुर्गामल्ल और वीर केसरी चंद ये दो थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये है मेजर दुर्गामल्ल, 1 जुलाई 1913 और 25 अगस्त 1944 इनका जो है लाइफ टाइम रहा है दोस्तों। 25 अगस्त को ही इनका शहीद दिवस मनाया गया था दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम गोरखा सैनिक थे ये दोस्तों। अगली बात की जाए तो पिछले 3 साल से इस शहर के लिए नासूर बना हुआ एक फ्लाईओवर था दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड हल्द्वानी। तो इन्होंने एक शपथ पत्र दिया है नैनीताल हाईकोर्ट में कि ये फरवरी 2021 तक काशीपुर के इस फ्लाईओवर को पूरी तरह से तैयार कर देंगे दोस्तों। चलिए, अ पर्सन डाइड एंड 3 अदर गॉट इंजर्ड आफ्टर क्लाउड ब्रस्ट हिट ताली अंसारी। तो ताली अंसारी चमोली के अंदर क्या हुआ, बादल फटने की वजह से भूस्खलन देखने के लिए मिला, जिसमें एक इंजीनियर की और 3 लेबर्स की मौत हो गई है दोस्तों। 24 ईयर्स ओल्ड, चलिए एक इंजीनियर की यहाँ मौत हुई है और 3 लेबर जो है वो सीरियसली इंजर्ड हुए हैं दोस्तों। तो अगस्त 24 की ये घटना है हाई रेनफॉल की। उसके साथ में बात की जाए उत्तराखंड के राज्यसभा सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात की दोस्तों। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर क्या खोला जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIMC खोला जाना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दोस्तों, जिससे पत्रकारिता और लेखन में जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको क्या मिले, एक अच्छा स्थान मिल सके और एक विश्व स्तरीय संस्थान उनको उत्तराखंड के अंदर मिल पाए। इसी के बारे में ये पूरी खबर है दोस्तों। चलिए बात की जाए एक जनपद एक उत्पाद योजना की, तो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बयान दिया है कि उन्होंने लगभग हर जिले से एक एक उत्पाद चिन्हित कर लिया है और उसके अलावा भी किसी जिले से 2 से 3 उत्पाद भी उन्होंने चयनित किए हैं और उसके बारे में भी उन्होंने केंद्र में बताया है। क्योंकि केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत के अंदर चलाई जा रही एक जनपद एक उत्पाद योजना पर ऑनलाइन बैठक की थी। मेजरली ये जो योजना आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की है दोस्तों, एक जनपद एक उत्पाद योजना। इसके अंदर किसी एक जनपद से एक उत्पाद को चुना जाएगा, कोई भी एक प्रोडक्ट जो उस डिस्ट्रिक्ट में फेमस है या उस डिस्ट्रिक्ट में उसका प्रोडक्शन होता है और उसको सरकार सब्सिडाइज करेगी, सब्सिडी देगी, प्रमोट करेगी, पैकिंग पर ध्यान देगी और इस तरीके से उस प्रोडक्ट को उस ज़िले की स्पेशल पहचान बनाया जाएगा। बात की जाए उत्तराखंड के अंदर तो यहाँ जो उत्पाद है हस्तशिल्प है, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और उसके साथ में वेलनेस, पर्यटन, इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, शिक्षा, एडवेंचर टूरिज्म, कृषि में अचार, दुग्ध आधारित उत्पाद, मछली प्रसंस्करण, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ली गई हैं और इनके लिए एक एक ज़िले को जो है स्पेशली चुना जाएगा और बनाया जाएगा कि इस ज़िले में क्या विशेष तरीके से होता है और सरकार उसको सब्सिडी दे करके प्रमोट करेगी। चलिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की बात की जाए दोस्तों तो इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 लॉन्च की है। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 को लॉन्च किया गया है दोस्तों कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा निर्यात के लिए अनुकूल है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें नंबर 1 पर कौन रहा है दोस्तों, इसमें नंबर 1 पर रहा है गुजरात और गुजरात में सबसे ज़्यादा संभावना है निर्यात की। तो अलग अलग जो इनके जो इन्होंने पैमाने तय किए गए थे दोस्तों वो थी नीति, कारोबारी माहौल, निर्यात का माहौल और निर्यात का प्रदर्शन। तो और इसके अंदर 11 उप पैमाने आते थे दोस्तों, मतलब इन्हीं बेसिस पे नंबर दिए गए हैं। तो क्या बेस थे, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल थी दोस्तों। आपको पता है गुजरात का जो मॉडल है वो एक तरीके से पूरी तरीके से बिजनेस बेस्ड प्राइवेटाइज मॉडल है। तो इसके अंदर गुजरात जो है उसने टॉप किया है दोस्तों और उसके बाद महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु दोस्तों। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो भी राज्य इस इंडेक्स में अच्छे हैं और टूरिज़्म के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक आर्थिक स्थिति में भी बढ़त मिली हुई है। तो उत्तराखंड के लिए क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड को एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में नंबर 1 रैंक मिली है हिमालयी राज्यों के अंदर। तो हिमालयी राज्यों की जो कैटेगरी थी उसमें उत्तराखंड को नंबर 1 में स्थान मिला है दोस्तों। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे अधिक तैयार राज्य उत्तराखंड है हिमालयी राज्यों में। चलिए शराब के बारे में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की तरह ही एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने की तैयारी जो है वो चल रही है दोस्तों। इसके लिए स्टेप्स क्या क्या है, पहला है कि जो दुकानों की लाइसेंसिंग होगी वो कैसी कर दी जाएगी, वो ऑनलाइन कर दी जाएगी, ऑनलाइन लाइसेंस बांटे जाएंगे। दूसरा जो है दोस्तों वो GPS लगे हुए वाहनों में सामान की सप्लाई की जाएगी।
तीसरा जो है दोस्तों वो बोतलों पर हॉलमार्क लगाए जाएंगे और उसके साथ में QR कोड भी लगाए जाएंगे बोतलों पे दोस्तों। तो ऑनलाइन जो है वो इसको किया जाएगा दोस्तों, उसके साथ GPS लगी गाड़ियों में वाहनों को भेजा जाएगा। तीसरा हॉलमार्क और QR कोड जो है वो लगाए जाएंगे। और एक चौथा स्टेप भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है दोस्तों कि अगर कभी भी छापेमारी होती है तो उसकी वीडियो जो है रिकॉर्ड की जाएगी और ऑनलाइन माध्यम से वो वीडियो भी जो है सर्कुलेट की जाएगी दोस्तों। मतलब एक तरीके से पारदर्शी माहौल बनाने की बात चल रही है। बात की जाए शराब की तो उत्तराखंड के अंदर रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है दोस्तों। इस बार का टारगेट लगभग 3200 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेशन का है। शराब से 3200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है उत्तराखंड सरकार ने इस बार का लक्ष्य रखा है जनरेट करने का। इस तरीके से ऑनलाइन जो है वो इन चीज़ों को किए जाने की बात की जा रही है जिससे कि पारदर्शिता को मेजरली बढ़ाया जा सके शराब इंडस्ट्री के अंदर। उत्तर प्रदेश ने एक रिसेंटली अमेंडमेंट किया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू एक्ट जो है 2006 का, उसमें एक अमेंडमेंट किया था और उसमें ट्रांसजेंडर्स जो हैं, जो थर्ड कम्युनिटी जेंडर कम्युनिटी है, उनको अधिकार दिए गए हैं किसमें, इनहेरिट एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चरल में, यानी कि जो पैतृक कृषि भूमि होती है उसके अंदर। और उसके बाद उत्तराखंड में भी ये मांग उठने लगी है इक्वालिटी की कि जो पैतृक कृषि संगत भूमि है उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी अधिकार मिलना चाहिए दोस्तों। और उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं इसके फेवर में नज़र आ रही है। तो हो सकता है ये पॉलिसी जल्दी उत्तराखंड में भी लागू की जाए कि फेवरिंग एम्पावरमेंट के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए थर्ड कम्युनिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर आपने सुना होगा मेल और फीमेल के अलावा आप अदर्स लिखते हैं, तो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने अपनी इक्वलिटी की मांग की है जो कि बिल्कुल जायज़ मांग है दोस्तों। इन्होंने डिमांड की है कि जो पैतृक कृषि योग्य भूमि है उसमें इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। तो ये थे दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का आपका प्रश्न है दोस्तों कि नंदा राजजात में प्रयोग किए जाने वाला पशु कौन सा है। जो नंदा राजजात यात्रा होती है उसमें किस पशु का प्रयोग किया जाता है। आपके चार ऑप्शन है, पहाड़ी गाय का, घुरड़ का, कस्तूरी मृग या चौसिंग या खाड़ू का। तो इस प्रश्न का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों, और इसके प्रश्न के सही जवाब के ऊपर हम कल की वीडियो में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस करेंगे और उसके बाद करेंगे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन दोस्तों, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर आपको ज़रूर करनी है वीडियो। आप ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और उसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको करना यह है कि डिस्क्रिप्शन खोलना है, लिंक्स पे क्लिक करने हैं और हमें हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना है। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।